पाकिस्तान ने 2025 में जिस ज़बरदस्त तरीके से अस्करी मैदान में, सिफारती मैदान में कामयाबी हासिल की और दुनिया भी आज उसकी मुतरिफ़ है, वहाँ हमने देखा 2025 में कुछ इकनॉमिक फ्रंट पे भी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो शुरुआत है हमारी इकॉनमी को बेहतर करने के हवाले से। आमतौर पे यही कहा जाता है कि पाकिस्तान के स्टेट सेक्टर तकरीबन 90 के करीब कंपनियाँ हैं जो हुकूमत के पास हैं, वो ब्लीड कर रही हैं, नुकसान दे रही हैं। 1000 अरब रुपये का सालाना उनका नुकसान होता है। अब एक अरसे से हमने देखा कि निजकारी प्राइवेटाइजेशन रुकी हुई थी। पिछले साल भी 2 दफ़ा अटैम्प्ट की गई पाकिस्तान इंटरनेशनल लाइन को प्राइवेटाइज़ करने के लिए, कामयाब नहीं हुई। इस दफ़ा आपने देखा 2 हफ्तों से हर तरफ यही अखबारात में भी, टेलीविज़न पर भी बातें होती हैं और एक बहुत ज़बरदस्त ग्रुप है पाकिस्तान का, आरिफ हबीब ग्रुप, जिन्होंने इसको ख़रीदा है। और आरिफ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही मारूफ शख्सियत है, बहुत ही रिस्पेक्टेबल शख्सियत है। ऑफिशियल अनऑफिशियल क्वार्टर में बड़ी अच्छी निगाह से उनको देखा जाता है। आरिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आरिफ साहब, ये पहले तो बहुत मुबारकबाद आपको, आपकी कंपनी जो है ना इसने ओन कर लिया इसको, और आपकी बैक टू बैक जो खबरें आ रही हैं वो आप ये कह रहे हैं कि जी हम इसको ठीक करेंगे, रिफॉर्म करेंगे, टर्न अराउंड होगा, इसको मुनाफा पक बनाएंगे। और अच्छी खबर यह है कि आपने कहा है कि जी लोगों को नहीं निकाला जाएगा, जो लोग परफॉर्म करेंगे उनको रिटेन किया जाएगा। पहले ही इत्तलात ये हैं कि 12,500 से 6,500 मुलाजमीन रह गए। आपको क्या लगता है कि किस तरह की और मुश्किलात आपके सामने हो सकती हैं? इस वक्त तो वैसे हमने देखा मीडिया भी, हुकूमत भी, सारे लोग उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन बहुत हम जैसे सिनिक भी हैं जिनको ये बात लगती है कि जी ये क्या हुआ कि 97.5% पे आपने भेज दिया, हुकूमत को क्या मिला? 7%, वो भी 10 बिलियन रुपया मिला है, बाकी तो उनके पास चला गया। हालांकि आप ऐलान कर चुके हैं कि ओवर 90% पैसा इसी के लिए खर्च किया जाएगा, इसी में री इन्वेस्ट किया जाएगा। तो कैसे टर्न अराउंड करेंगे पीआई को? जी आरिफ साहब। देखिए, पहले तो मैं ज़रा वजाहत कर दूं, पीआईए की टोटल वैल्यू जो है वो डिटरमिन हुई है 180 बिलियन। उस 180 बिलियन में हुकूमत को पहले हमको 10 बिलियन देना है और जो है 125 बिलियन हमें कंपनी में डालना है, और जो 45 बिलियन है वो 25% शेयर जो गवर्नमेंट के पास है उसकी वैल्यू बनती है। और उसमें हुकूमत ने जो है वो इस बायर कंसोर्शियम को ये ऑप्शन दिया है 90 दिन का, कि वो 90 दिन के अंदर ये फैसला कर सकते हैं कि ये 25% शेयर जो है वो ये खरीद लें। तो उनको उसको खरीदने के लिए 45 अरब रुपए देना पड़ेगा। तो टोटल गवर्नमेंट को जो है वो 55 अरब की वैल्यू मिली है और 125 अरब रुपए जो है वो कंपनी में जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि बायर जो है वो 180 अरब रुपए जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। तो ये है इक्वेशन, और इसमें जो इसकी ऑब्जेक्टिव तो ये है ना कि पीआईए को टर्न अराउंड करना है। अगर पीआईए में पैसे नहीं डालेंगे तो ये टर्न अराउंड कैसे होगा? नए जहाज कैसे आएंगे? नए जहाज जो है नहीं आएंगे तो सर्विसेज कैसे बेहतर होंगी? तो उसके लिए ये जरूरी है कि इस किस्म का जो है वो स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी क्रिटिकल। दूसरा ये है कि मैं ये हमारा मानना है कि जो पाकिस्तान पीआईए जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पास्ट में दुनिया की सेकंड बेस्ट एयरलाइन रही है, और उसने जो है वो एमिरेट्स, सिंगापुर एयरलाइन, माल्टा, इसको बनाने में जो है वो बहुत ही अहम कंट्रीब्यूशन की है। तो यही तो लोग थे जो हमारे पाकिस्तानी थे ना, जिन्होंने जो है उन एयरलाइन को जो मदद के साथ आपने बड़ी खूबसूरत बात की, माल्टा का जिक्र किया आरिफ साहब। माल्टा के आइन के अंदर ये बात लिखी हुई है और पाकिस्तान की तारीफ की जाती है कि हमारी एयरलाइन को बनाने में पीआईए ने काम किया। उनकी आइन में ये बात तहरीर है। जी बिल्कुल, हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। पाकिस्तानी इस दुनिया में जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही कॉम्पिटेंट कौम है। बस यही है कि हमें मिलकर मुत्तहिद होके और फोकस रह के काम करने की जरूरत है। अगर हम ये काम करें तो हम दुनिया के कुछ भी काम कर सकते हैं। तो ये जो लोग हैं वो यही तो प्रोफेशनल हैं, वो पीआईए के ही प्रोफेशनल है ना जिन्होंने ये काम किया है। तो जनाब, जब हमारे बड़ों ने ये काम जो है वो करके दिखाया है तो हम क्यों उनकी नालायक औलाद बने? हम भी तो अच्छा काम जो है वो कर सकते हैं। तो वो जो अच्छा काम और लोग हैं, और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो टीम के अंदर अच्छे लोग जो है वो मौजूद हैं। और मैं समझता हूँ कि जैसे लोगों को ये डर है कि ये और स्टाफ कम होगा, तो मुझे तो ये लगता है कि जो हमारे प्लान्स हैं एक्सपेंशन के,
उस एक्सपेंशन के प्लान के लिए हमको लोगों की जरूरत होगी, और लोगों की अगर जरूरत होगी तो यही तो लोग हैं जो एयरलाइन चलाएंगे। लेकिन जब वो बात सिर्फ इतनी सी होती है कि वो लोग जो है वो टीम में रहेंगे, जो टीम में जो परफॉर्म करेंगे। आपको तो पता है एक क्रिकेट टीम भी होती है, तो उसमें अगर जो परफॉर्म करता है वो टीम का मेंबर रहता है ना। अगर जो परफॉर्म नहीं करेगा तो वो तो जाहिर है उसके लिए तो जो है कहीं भी नहीं होती। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ले लें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ले लें, और किसी भी कॉर्पोरेट बॉडी में ले लें, तो वो तो जो डेफिनेटली परफॉर्मेंस जो है वो इवेल्युएशन होती है, हर वक्त ही होती रहती है। तो और उसमें फिर जो है हम रिव्यू करते हैं, जो परफॉर्मेंस सही नहीं करता तो हम फिर उसका जो है वो अच्छा, इसमें आरिफ साहब बताइएगा कि रिमेनिंग शेयर जो 25% रह गए हैं, जिस तरह आप भी कह रहे हैं ऑप्शन दिया गया है कि नया खरीदार उसको ले सकता है, तो आप कब तक इरादा रखते हैं इसको एक्वायर करने का? और ये जो कहा गया था कि जी फौजी फर्टिलाइज़र भी जो है ना वो भी इसमें आ जाएगी, तो क्या वो फॉर्मली आ गए हैं आपके साथ? जी वो आ गए हैं, और ये हमारे पास 90 दिन का टाइम है इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए, ताकि हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम 90 दिन के अंदर ये ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लें या हम डिक्लाइन कर लें। तो हम ये 90 दिन जो है वो पूरे इंशाल्लाह लेंगे, और उसके बाद जो है वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने या ना करने के बारे में जो है वो इन्फॉर्म करेंगे गवर्नमेंट को। इसमें अभी कहा जो यही में इस वक्त सूरत हाल है, 30 के करीब कहा जा रहा है जहाज़ हैं, 18 ऑपरेशनल है। आपके हवाले से भी खबरें आई थी कि पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। एक इतला ये है कि 60 जहाज़ नए खरीदे जाएंगे। तो कितने मिलियन डॉलर इसके लिए आरिफ हबीब साहब ज़रूरत होगी जो खर्च करेंगे आप? देखिए 400 मिलियन डॉलर जो हैं ये जो कंपनी में अभी डाल रहे हैं वो करीब जो है वो 400 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा हैं। कोई 450 मिलियन डॉलर बनते हैं। वो 450 मिलियन डॉलर कंपनी में अवेलेबल है इन कामों के लिए। तो इसमें हम रिनोवेशन करेंगे, केबिन का सीटों को अच्छा करेंगे, हम जो है इंजन का रिपेयर करेंगे, मेंटेनेंस को जो है वो अच्छा करेंगे, केबिन को बेहतर करेंगे, यूनिफॉर्म को अच्छा करेंगे। ये सारा काम जो है हमारी स्टाफ ट्रेनिंग पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये सारे जो है कामों के लिए ये कंट्रीब्यूशन जो है ऑलरेडी बायर्स ने जो है वो कमिट कर लिया है। और वो एयरलाइन साहब वक्त का मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ लूँ कि आप ये जो इतनी कामयाब निजकारी हुई प्राइवेटाइजेशन पीआई की हुई है, कुछ लोगों का ख्याल है, बल्कि बहुत से लोगों का ख्याल है कि आइंदा ये दरवाज़ा खुल गया हमारे जो लॉस मेकिंग यूनिट है उनके बिकने का। इसमें स्टील मिल भी है, इसमें और बड़े अदारे भी हैं, इसमें आप देख लें ज़री तरक्की बैंक भी है। इस तरह हम देख रहे हैं कि और भी वो उनकी प्राइवेटाइजेशन हो सकती है। तो मेरा सवाल ये है कि इसकी कामयाब निजकारी के बाद आपको दरवाज़ा खुलता हुआ नज़र आ रहा है कि एक अरसे से प्राइवेटाइजेशन रुकी हुई थी? जी आई थिंक बिल्कुल ये दरवाज़ा खुल गया। लोगों के सेंटिमेंट्स जो हैं वो बेहतर है, पूरी दुनिया इसको देख रही थी। आम लोग भी बहुत खुश हुए, इन्वेस्टर्स ने भी उनको भी जो है वो ये महसूस हुआ कि ये तो पाकिस्तान में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो प्राइवेटाइजेशन के और जो प्रोग्राम है पाकिस्तान का उसको हासिल करने में सक्सेसफुली वो ये बहुत मददगार साबित होगा। आरिफ हबीब साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से बताया कि किस तरह से आपके प्लान हैं पीआई को टर्न अराउंड करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ रहने के लिए। ये नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं एनर्जी और इकोनॉमी के मैदान में, कुछ अच्छी खबरें भी सुनने को मिल रही हैं। अभी देखिए एक नई दरियाफ्त हुई है ऑयल एंड गैस की ना, ये OGDCL ने कोहाट सेक्टर में की है, जहाँ पे इनिशियली बताया गया कि 4100 बैरल जो है ना खाम माल तेल डेली जो है ना वो मिल सकता है। और इसी तरह से कहा गया है कि 5 लाख क्यूबिक फीट गैस जो है ना वो पाकिस्तान को यहाँ से मिलने की तवक्को है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 77,000 बैरल तेल जो है ना डेली पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है। और इसी तरह से गैस जो है ना वो हमें मिल रही है, 24 बिलियन क्यूबिक फीट की प्रोडक्शन हो रही है। लेकिन इसके बावजूद डोमेस्टिक हमें जो ज़रूरतों के लिए बहुत कम है, तेल भी और गैस भी, और $12 बिलियन सालाना हम खर्च कर रहे हैं तेल की दरामद पे, और अगले साल कहा जा रहा है इससे भी ज़्यादा होगा। कैसे, ये तो अच्छी खबर है, इस पर हम बात करेंगे। और इस फील्ड में किस तरह की मुश्किलात हैं जो लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर हम बात करेंगे। हुकूमतों का रवैया क्या है उस पर बात होगी। बात करेंगे जनाब एनर्जी एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद बलीद साहब। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम।
डॉक्टर साहब, आपकी नज़र से भी खबर गुजरी होगी, प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा हेल किया है, बड़ी खुशी का इजहार किया है। अब कहा जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता अब जो है ना खबरें इस तरह की आएंगी। मोल कंपनी कई सालों से ऑपरेट कर रही है हंगरी की, उसने भी खासी डिस्कवरीज की हैं इस रीजन में। तो आपको क्या लगता है कि जी अब ये इसके बाद मामलात किस तरफ जाएंगे? और जो आम तौर पे कहा जाता है कि बाहर की सरमायाकारी को फ़रोग देने के लिए कुछ यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म जो है प्रॉपर नहीं है और लोगों को रीपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की मुश्किलात होती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना अच्छा नहीं है, सिक्योरिटी के इश्यूज़ होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसके बाद हुकूमत को क्या करना चाहिए ताकि और बाहर की कंपनियाँ आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवरीज हों गैस और ऑयल की? जी, बहुत शुक्रिया। बड़ा खुशाइंद है ये, इससे जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनको उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप मिलता है। एक चीज़ जहन में रखनी होगी कि जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस है वो बड़ा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। उसके लिए आपको काफ़ी रिस्क लेना पड़ता है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और फिर अगर आपको कामयाबी मिलती है और अगर ना मिले तो वो सारे का सारा आपका सरमाया जो है वो डूब जाता है। एक अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान ने अब मैकेनिज्म कुछ इस तरह से इस्टेब्लिश कर लिए हैं, कुछ ल्यूक्रेटिव इंसेंटिव्स इस तरह से इन्वेस्टर्स के आगे हैं। ख़ास तौर पे आपको जो रीसेंट शेल गैस की मद में आपका जो दीगर रिजर्व्स हैं उसकी मद में जो आपको कामयाबी मिली है, लेकिन इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म और इंटीग्रेटेड प्लानिंग के साथ जोड़ना होगा। ख़ास तौर पे इस सेंस में कि आपने पावर सेक्टर में भी इसी तरह के ल्यूक्रेटिव एग्रीमेंट्स करके जो IPPs थे उनको आपने इन्वाइट किया, उन्होंने पावर प्लांट्स लगाए, लेकिन अब वो एक स्टैंडर्ड एसेट्स बन गए हैं। तो क्या ये वाले जो एग्रीमेंट्स हैं, क्या कहीं आप उसी सिमत में तो नहीं जा रहे? आगे फ्यूचर में आज से 10-20 साल बाद ऑयल एंड गैस की डिमांड क्या होगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्या डायमेंशंस हैं? क्योंकि हुकूमत की जो अभी नई पॉलिसी आई है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, उसमें भी बड़े एम्बिशियस टारगेट्स रखे गए हैं कि जो आपकी जो आपका टोटल फ्लीट है व्हीकल्स का वो कोई 30% जो है नई सेल्स का वो इलेक्ट्रिक होगा बाय 2030। तो उसको भी इक्वेशन में लाना होगा। लेकिन अगेन ख़ास तौर पे इस चीज़ को देखते हुए कि ये सारी की सारी OGDCL के साथ मिलके हुई हैं एक्सप्लोरेशन और जो सक्सेसेस हैं, तो विच मीन्स पाकिस्तान अब इंडिजिनाइजेशन ऑफ गैस एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री की तरफ भी जा रहा है। एक्सप्लोरेशन की ख़ास तौर पे बात करूँगा तो अगर हुकूमत इसको इस पैराए में ले कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को यूज़ करते हुए की यूटिलिटी को देखते हुए उनको पाकिस्तान में इनवाइट किया जाए और अपनी जो इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की उसको बढ़ाया जाता है, तो शायद ये लॉन्ग टर्म में बड़ा फ़ायदेमंद होगा। लेकिन अगर इसको एक डिसइंटीग्रेटेड पॉलिसी के तौर पे लिया जाता है, ख़ास तौर पे इस मद में कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्ट से जान छुड़ा लें, तो शायद वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं होगी, शॉर्ट टर्म पॉलिसी होगी। तो इसको दीगर सेक्टर्स के साथ अपनी इंडस्ट्री की डॉक्टर साहब, दो चीज़ें मैं चाहूँगा कि आप उस पर बात करें। एक तो जो बड़ी अच्छी बात की आपने, एक तो हमारे यहाँ जो आप बता रहे हैं सरमायाकारी की कमी, ख़ास तौर पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की और इस सेक्टर में कमी। दूसरी तरफ कहा जाता है हुकूमत की तरफ से कदगने प्रॉपर मैकेनिज़्म नहीं है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं है, एक पॉलिसी ऐलान होता है, एक बजट में दूसरे में ख़त्म कर दिया जाता है। अभी आप देख लें कि मैं चाहूँगा कि ये पॉलिटिकल मामलात जो बाहर की दुनिया से सामने आते हैं, आपको याद होगा 2019 में केकड़ा 1 ऑफशोर ड्रिलिंग हो चुकी थी, तेल निकल आया था। इवन बानी PTI प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ऐलान कर दिया था कि बस बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूँ। वो इत्तलात हैं, ये कहा जाता है कि मुबैना तौर पे उस वक्त अमेरिकन ने उस अमेरिकन कंपनी को कहा कि वापस आ जाएँ। उन्होंने कहा जी हमने $500 मिलियन खर्च किया है। उन्होंने कहा जी हम दे देंगे, बंद करके आ जाएँ, तो बंद करके आ गए। तो ये भी एक तो सवाल है ना कि जहाँ पे अभी देख एक मुद्दत से आप और मैं सुन रहे हैं कि इतने ज़खायर हैं गैस और ऑयल के, ट्रिलियन में कहा जाता है, लेकिन न बूढ़े हो रहे हैं हम, लेकिन डिस्कवरीज नहीं होती। जहाँ होती पता चलता है बाहर का सियासी इंटरेस्ट आता है और मामला तो रुक जाते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी, इसकी जियोपॉलिटिक्स की डायमेंशंस बिल्कुल हैं, आप दुरुस्त का, लेकिन साथ में इसकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी और वो डायमेंशंस भी हैं। आपके रिजर्व्स जो हैं दो तरह के होते हैं, एक रिजर्व्स जो एग्जिस्ट करते हैं और दूसरा एक्सट्रैक्टेबल रिजर्व्स होते हैं कि उन रिजर्व से आपका ऑयल एंड गैस निकालने का खर्चा कितना ज़्यादा है। तो पाकिस्तान के जो ज्योग्राफी है उसमें जो एक्सट्रैक्शन का खर्चा है वो भी काफ़ी ज़्यादा आता है। तो उसकी जब इकोनॉमिक फिजिबिलिटी को देखा जाता है तो फिर वो जो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस है वो कभी कभी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी को, गिवन के पाकिस्तान का जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है वो भी बड़ा एक्सपेंसिव है, उसको जहन में रखते हुए उनको
इंसेंटिवाइज करता है तो फिर वो अपनी जो मजीद आगे जाना है उसको रोक देते हैं। एक अभी रिसेंटली हमने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप का जो ट्वीट था पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व्स के बारे में कि पाकिस्तान शायद एक जो है वो बड़ी जो है वो एक्सप्लोरेशन कर सकता है। उसके बाद हमने देखा इस मैदान में काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को भी लाने की कोशिश की गई, शेल गैस और ऑयल की तरफ भी जाने की कोशिश की गई, लेकिन उसका भी जो रिसोर्स इंटेंसिटी है, उसका भी जो कैपिटल इंटेंसिटी है वो बड़ी ज़्यादा है। अगर आप सिर्फ शेल गैस को देखें तो आपको पहले वर्टिकल ड्रिलिंग करनी पड़ती है, फिर आपको हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करनी पड़ती है, और फिर वो जो क्रैक्स हैं आपके रॉक्स में उससे आपको गैस एंड ऑयल जो है वो लेना पड़ता है। तो बड़ी कैपिटल इंटेंसिव, टेक्नोलॉजी इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट है। तो एक लेकिन बड़ा गवर्नमेंट के पार्ट पे डॉक्टर साहब ये जो कहा जाता है कि मनसूबाबंदी की गवर्नमेंट के पार्ट पे कहा जाता है कि मनसूबाबंदी की कमी है, प्राइवेट सेक्टर को उस तरह साथ नहीं मिलाया जाता, फिर रिफाइनरीज के इश्यूज हैं, पाइपलाइन के इशू हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलात हैं। इसको आप देखते हुए कहाँ देखते हैं कि हुकूमत तो पैसा नहीं खर्च सकती, प्राइवेट सेक्टर ही आगे आ सकता है, लेकिन उसमें भी देख लें कि जिस तरीके से उनको एश्योरेंस गारंटीज देनी चाहिए जिस तरह की वो नहीं मिलती, तो अब कैसे देखते हैं कि ये मामला कैसे पाकिस्तान इस सेक्टर में ल्योर कर सकता है लोकल और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को? देखिए, उसके लिए तो एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, हुकूमत अपने आप को क्राउड आउट करे और क्राउड इन की जाए प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को लेके आना खास तौर पे ऐसे पॉलिसी और फिजिकल कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट में जब आप सब्सिडीज नहीं दे सकते, जब आप उनको ल्यूक्रेटिव पैकेजेस नहीं दे सकते, और आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस ल्यूक्रेटिव पैकेजेस और सब्सिडीज के मामले में बड़ा जो है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। अगर आप पावर सेक्टर को भी देखें तो हुकूमत थोड़ा सा कॉशनरी अप्रोच जो है वो लेके जाती है। साथ में आपके कंपेटिटिव डायमेंशन भी हैं कि आप जो है आपको compete करना है मिडिल ईस्टर्न इकोनॉमीज के साथ। अगर आप ऑयल एक्सप्लोरेशन करते भी हैं तो वो वाली जो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस है वो थोड़ा सा आपको कंपेल करता है कि आप एक कॉशनरी अप्रोच लें। लेकिन अगेन पाकिस्तान का अगर अपना इंपोर्ट बर्डन देखें तो अगर पाकिस्तान एक डोमेस्टिक रिजर्व्स को एक्सप्लोर करने की तरफ जाता है और उस इंपोर्ट बर्डन को जो है वो कम किया जाता है तो शायद पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिकली फीजिबल होगा। लेकिन साथ में पाकिस्तान को ये भी देखना है कि जो रीन्यूएबल एनर्जी की डायमेंशंस हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जिस तरह से रेवोल्यूशन आ रहा है, जिस तरह से सोलराइजेशन हो रही है, वो इक्वेशन किस तरह से मैच करती है आपके फॉसिल फ्यूल एक्सप्लोरेशन और आपका जो क्लाइमेट का एजेंडा है उसके साथ। तो इन सारी चीज़ों को इक्वेशन में रखते हुए अगर पाकिस्तान एक इंटीग्रेटेड लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ जाता है तो शायद वो इकोनॉमिकली फीजिबल होगा फ्यूचर में। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस मौजू पे बात की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।